DK Mishra. Now we discuss about some important key fact of 18 अप्रैल 2020. चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारा है, दिल्ली सरकार ने डोर टू डोर परीक्षण के लिए असेस कोरोना एप्लीकेशन लॉन्च किया है। किसके लिए? डोर टू डोर मतलब घर घर परीक्षण होगा, और उसके लिए असेस कोरोना ऐप एप्लीकेशन लॉन्च किया दिल्ली गवर्नमेंट ने। अगर याद हो तो दिल्ली गवर्नमेंट ने दो चीज़ें और याद करी, रिमेंबर अगर आपको रहे तो दिल्ली गवर्नमेंट ने दो चीज़ें और लॉन्च की थी। क्या? एक तो ऑपरेशन शील्ड लॉन्च किया था, ऑपरेशन शील्ड, वो भी रिलेटेड था कोरोना से ही। उसके अलावा आपको याद हो एक 5T प्लान लॉन्च किया था दिल्ली गवर्नमेंट ने। तो 5T प्लान और ऑपरेशन शील्ड और साथ साथ एसएस कोरोना एप्लीकेशन को भी दिल्ली गवर्नमेंट ने ही लॉन्च किया है। तो ये तीनों चीज़ों आप याद रखिएगा। इसके अलावा क्या इसके अलावा दिल्ली गवर्नमेंट ने 60 हॉटस्पॉट जोनों को चिन्हित किया है, यानी कि वो ऐसे 60 जगह हैं जहां पर कोविड-19 के मरीज की संख्या अधिकतम है। तो ये 60 हॉटस्पॉट भी दिल्ली गवर्नमेंट ने चिन्हित किए हैं। उसके अलावा ये चार चीज़ें मैंने तुम्हें बताई, एसएस कोरोना, ऑपरेशन शील्ड और 5T प्लान, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, लेफ्टिनेंट गवर्नर वर्तमान में कौन है? उपराज्यपाल दिल्ली के कौन है? तो अनिल बैजल जी वर्तमान में यहाँ के क्या हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी, जो एलजी नाम से ही वहाँ पे जाने जाते हैं। तो अनिल बैजल, याद रखिएगा, उपराज्यपाल अनिल बैजल जी हैं। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, कृषि उपज को मंडी तक पहुँचाने के लिए कृषि रथ एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। यह सुविधा है किसानों के लिए, क्योंकि किसानों का अगर ये कोविड-19 की जो बंदी चल रही है वर्तमान में हर जगह, उस बंदी से ये किसानों का जो रसद है, कह सकते हैं गेहूं है, वो मंडी तक नहीं पहुंच सकता। उस मंडी को पहुंचाने के लिए सबसे पहले किसानों को सलाह दी कि आप कृषि रथ एप्लीकेशन को लॉन्च अपने आप डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड करने से होगा क्या? इस एप्लीकेशन पे आप अपनी जानकारी को साझा करिएगा, कितना आपके पास उत्पाद है वर्तमान में। उत्पाद का मतलब राशि कितनी है गेहूं की या अन्य फसल की कितनी है। उसके बाद आप उसे जानकारी दीजिएगा। वहीं से ही आपको उसके फसल के रेट और साथ से ही वहाँ पे जो ट्रक हैं उनकी जानकारी भी मिल जाएगी कि आपको ट्रक का कितने कितने कब उपलब्ध होगा, कितने लेवल तक का उपलब्ध होगा, सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। तो घर से आपको ले जा कर के ट्रक आपकी जो उत्पाद होगा वो मंडी तक ले जाएगा। ये इसीलिए कृषि रथ ऐप को लॉन्च किया गया है। एक चीज़ और याद रखना कि 5.7 लाख ट्रकों को हायर किया गया है इसी काम के लिए, कि कृषि रथ ऐप पर अगर कोई किसान अपनी जानकारी साझा करता है तो घर से ही उसका जो उपज है वो मंडी तक पहुंच पाएगी। ठीक है, तो 5.7 लाख ट्रकों को सूचीबद्ध कर दिया सरकार ने। कृषि मंत्री हमारे कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जी, ये भी बात हमें याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न है, ब्रिक्स देशों की बैठक का आयोजन अप्रैल 2020 अंत तक किया जाएगा। तो ये ब्रिक्स जो आयोजित होगी वो वीसी आधारित होगी, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बेस्ड होगी, जस्ट बिकॉज कहीं पर भी बैठक हो नहीं सकती जो स्थितियां चल रही हैं। ठीक है, तो अप्रैल 2020 में आयोजित होगी, इसमें इंडिया पार्टिसिपेट करेगा। और सबसे बड़ी इसमें चर्चा ये होगी, क्योंकि आईएमएफ ने जो बोल दिया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन, आईएमएफ ने बोल दिया कि जो अर्थव्यवस्था वैश्विक रहेगी वो -3% चली जाएगी पूरी दुनिया की। तो ये चिंता का विषय है पूरी दुनिया के लिए। इसके ऊपर आर्थिक गिरावट जो होगी उसी के ऊपर चर्चा का मेन मुद्दा रहेगा इस बैठक का, ब्रिक्स देशों का। अच्छा, ब्रिक्स देशों की अगर हम बात करें तो ब्रिक्स का जो पूरी बात समझ लेते हैं। एक्चुअली ब्रिक्स है क्या? बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। ये इससे बना ब्रिक्स। ब्रिक्स की जो स्थापना हुई थी वो जून 2006 में हुई थी, बट उस समय केवल ब्रिक था। ये एस जुड़ा है, यानी कि साउथ अफ्रीका जुड़ा है वर्ष 2010 में। कोई आपसे अगर पूछता है कि ब्रिक्स में अंतिम देश कौन सा शामिल हुआ था, तो ब्रिक्स में शामिल हुआ था साउथ अफ्रीका। इससे पहले ये ब्रिक नाम का संगठन था जिसकी स्थापना जून 2006 में की गई थी। नाउ ब्रिक्स तो यानी कि साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ा। ठीक है, तो इतनी चीज़ याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ब्रिक्स का? तो इसका हेडक्वार्टर है शंघाई में, चीन के संघाई प्रांत में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये भी बात आप याद रखिएगा कि संघाई में इसका हेडक्वार्टर है ब्रिक्स देशों का। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB बैंक ने भारत में $500 मिलियन की सहायता राशि जारी की है। ये इसलिए जारी की क्योंकि इंडिया का स्ट्रक्चर डेवलप गड़बड़ा ना पाए, इसलिए सारी चीज़ें राशियाँ जारी कर रहे हैं बैंक। जैसे कि अभी आप लोगों ने अगर याद हो आप लोगों को,
एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $2.2 बिलियन की राशि जारी की थी। $2.2 बिलियन की राशि अभी हाल ही में एडीबी ने जारी की थी। ये कौन है? तो AIIB। एडीबी मनीला में हेडक्वार्टर है। तो AIIB की हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि AIIB का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो मैं बता दूं, इसका हेडक्वार्टर है चीन के बीजिंग में, चाइना के बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके अलावा आपको एक बात और याद रखनी है कि इसमें अब तक 78 देशों का समूह शामिल है, यानी कि टोटल 78 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, हेडक्वार्टर बीजिंग। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व हीमोफीलिया दिवस, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल को मनाया गया है। अब कुछ चीज़ें हैं आपको हीमोफीलिया से संबंधित जानी है कि हीमोफीलिया जो होता है इज बेसिकली इन टू पार्ट, हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी। ए जो होता है वो लगभग भारत के जो भी व्यक्ति ग्रसित हैं लगभग 80% इसी से ही ग्रसित हैं, बी से। और जो बी है उसके लगभग 20% ग्रसित। अगर मैं 100% की बात कर रहा हूँ तो 100% में 80% वो हैं ए वाले, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। मेन यहाँ पर आता क्या, ये रोग कैसा है, तो ये रोग माता पिता से मिलता है, यानी कि अनुवांशिकी रोग, यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर है ये, ठीक है, जीन संबंधी मसला है ये, अनुवांशिकी रोग है, अनुवांशिक। जैसे कि वर्णांधता भी अनुवांशिक है, हीमोफीलिया भी अनुवांशिक है। प्रॉब्लम ये होती है इसमें रक्त का जो थक्का है वो नहीं जमता है, ठीक है, क्लॉटिंग नहीं होती और मांसपेशियों से भी ब्लड आने लगता है, ये निशानियाँ होती हैं उसकी, ठीक है। तो हमें ये भी बात याद रखना है कि ऐसी चीज़ें, विश्व हीमोफीलिया दिवस होता है। हीमोफीलिया क्या होती है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त का थप्पा विटामिन के कारण जमता है, ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर लेता हूँ जल्दबाजी में, हालांकि मैं डिस्कस करता हूँ, उसका एक कारण ये है कि वीडियो शॉर्ट हो, आपको पूरी जानकारी मिल पाए, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। इस वर्ष की जो थीम है वो है गेट प्लस इन्वॉल्व्ड। इस वर्ष की थीम है गेट प्लस इन्वॉल्व्ड, तो ये इसकी थीम है। और 1989 से प्रति वर्ष इसे मनाया जाता है, विश्व हीमोफीलिया दिवस को 17 अप्रैल के दिन ही। चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि अगला प्रश्न है, अल्जीरियाई लेखक अब्देल्लो हाबी आइसा उई के उपन्यास द स्पोर्टन कोर्ट को 13वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ये एक अल्जीरियाई लेखक हैं, अल्जीरिया देश के लेखक हैं, इनका नाम है अब्देल्लो हाबी आइसा उई के उपन्यास। ये जो उपन्यास है वो अरबी लैंग्वेज में है, अरबी फिक्शन है, और इसीलिए इन्हें पुरस्कार दिया गया अरबी फिक्शन के लिए। तो ये बात याद रखिएगा। इसमें एक कहानी है 1815 से लेकर के 1833 में, 3-4 कैरेक्टर हैं, उनके ऊपर इर्द गिर्द इनकी कहानी घूमती रहती है 1815 से 1833 के बीच की। उसी के लिए इन्हें, अरबी फिक्शन के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया 13वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए। चलिए अगला, ये बहुत ज़्यादा आपको नहीं नाम याद रखना है, और अरबी फिक्शन के लिए कौन सा उपन्यास नॉमिनेट हुआ है वर्ल्ड लेवल पर, द स्पार्टन कोर्ट, ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विश्वनाथ आनंद को विश्व वन्यजीव कोष भारत के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम को राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। याद ना रहे कि क्या है, तो विश्वनाथ आनंद 5 बार के शतरंज चैंपियन हैं, 5 बार के शतरंज चैंपियन है, और ये इनके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि सर्वाधिक रूप से इन्होंने जो कीर्तिमान बनाया है कि 5 बार शतरंज के, ये खूब पूछा जाता है, मैं बार बार डिस्कस करता हूँ, 5 बार शतरंज का विजेता बार बार पूछा जाता है, विश्वनाथ आनंद ने कितनी बार शतरंज का खिताब जीता है, सारी चीज़ें, तो ये चीज़ें तो याद ही रखनी है। इसके अलावा विश्व वन्यजीव भारत के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम को जो लागू किया गया था 1976 से लागू किया गया था, जो विश्व वन्यजीव कोष ने कहा था कि पर्यावरण शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। और वर्तमान की दशाओं की अगर बात करें तो 2000 स्कूलों में लगभग 5 लाख बच्चे ऐसे हैं जो पर्यावरण शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। तो ये एक कंटेंट है, इसको आप जरूर डाल लीजिएगा जब भी लिखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कुछ फैक्ट है, फैक्ट के साथ मैं चलता हूँ। और वन्यजीव से मुझे याद आया कि कल आप सबने प्रश्न एक पढ़ा था कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड का, उसने अभी हाल ही में 10 आइसोलेशन वार्ड्स स्थापित किए, क्वारंटीन सेंटर। क्यों? क्योंकि पशुओं को कोरोना ना हो पाए। उसका एक अहम किरदार ये था कि न्यूयॉर्क की एक बाघिन नादिया 4 वर्षीय, उसे कोरोना पॉजिटिव हुई थी, इसीलिए सुरक्षा के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में क्वारंटीन सेंटर बना दिए गए हैं। और इसका नाम भी आप लोग याद रखिएगा, इसका पुराना नाम है हैली नेशनल पार्क, जो खूब एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आरबीआई ने रिजर्व बैंक रिवर्स रेपो रेट को घटाकर 3.75 कर दिया है। तो व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट?
रिवर्स रेपो रेट क्या है? एक होता है रेपो रेट, एक होता है रिवर्स रेपो रेट, दोनों में अंतर है। रेपो रेट वह दर होती है जिसपे आरबीआई अन्य बैंकों को अल्पकालीन ऋण देती है, और रिवर्स रेपो रेट वह होती है जिसमें बैंक जो होती है वो कुछ अल्पकाल के लिए आरबीआई को पैसे देती है। तो ये थी 4%, 4% से घटा करके 3.75 हो गई है रिवर्स रेपो रेट। बी क्लियर? रेपो रेट यानी आरबीआई अल्पकालीन ऋण देती है कुछ बैंकों को, रिवर्स रेपो रेट इन बैंकों से वापस लेती है अल्पकाल के लिए, तो वह दर 5% से 3.75 कर दिया है। तो रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट दोनों चीज़ें समझ गए हो गए आई होप, ठीक है। तो अगर रेपो रेट की बात करें तो रेपो रेट वर्तमान में 5.15% थी, लेकिन जो ये आज की डेट में जो महंगाई या कह सकते हैं या लॉकडाउन के चलते सारी चीज़ों सस्ता करना पड़ा, तो 4.40% है। ये आपको कंटेंट याद रखना है, एक ये, और दूसरी चीज़ रिवर्स रेपो रेट, ये दोनों चीज़ों याद रखिएगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कभी पूछ लेते हैं कितने से कितना कर दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आरबीआई की अगर बात करें तो आरबीआई बेसिकली स्टैब्लिश इन 1935 जब स्थापित हुई थी, तब ये स्थापित हुई थी कोलकाता में, बट जब राष्ट्रीयकरण जब तक हुआ 1949 में, हालांकि एक ही वर्ष बाद आ गई थी, बट 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, बताओ, और एक संवैधानिक संस्था के रूप में। अब इसकी अगर बात करें 1949 के रूप में, तो 1914 में राष्ट्रीयकरण होने के बाद तब से या 1936 के बाद से इसका हेडक्वार्टर मुंबई ही है। अगर आप अभी आपसे पूछता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई, ना कि आप कोलकाता बताने लगिएगा। कोलकाता जब स्थापित हुई थी आरबीआई, तब स्टार्टिंग में कोलकाता में ही इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। तो ये बात भी याद रखिएगा साथ साथ। चलिए अगला प्रश्न है, बीएसएनएल के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक यानी एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर पीके पुखार को एमटीएनएल यानी कि महानगर टेलीकॉम, ये मैंने गलत लिख दिया है, एमएनटीएल होता है, महानगर टेलीकॉम लिमिटेड, ये मैं संशोधित कर रहा हूँ, उसको ज़रा ध्यान दीजिएगा। एमएनटीएल के रूप में क्या कर दिया है, या सीधी रूप से अगर बोलूँ तो यही, ये सही है, माफ़ करिएगा, ये सही है, एमटीएनएल सही है, महानगर टेलीकॉम लिमिटेड, इस तरीके का इसका नाम है, चूंकि बीएसएनएल की शाखा है ये दूसरी है। तो ये पीके पुखार को ही इसका अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। पीके पुखार जुलाई 2019 में ही बीएसएनएल में ज्वाइन हुए थे। और एमटीएनएल की अगर बात करें तो सुनील कुमार का इन्होंने स्थान लिया। सुनील कुमार इससे पहले थे, पीके पुखार जी से पहले। तो एमडी और अध्यक्ष पद पर एमटीएनएल में वर्तमान में पीके पुखार जी ही कार्य करेंगे। महानगर टेलीकॉम नगर लिमिटेड, जी इसका फुल फॉर्म यही होगा, महानगर, माफ करिएगा, महानगर टेलीकॉम नगर लिमिटेड करके इसका फुल फॉर्म होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कोरोना वायरस के चलते यूनेस्को की 44वीं विश्व धरोहर समिति को स्थगित कर दिया गया है। तो इसका जो आयोजन होना था, इसे आयोजित होना था चीन में ही, चीन के फुजियाना प्रांत में इसकी स्थापना होनी थी। सत्र की 44वें सत्र का आयोजन किया जाना था फुजियाना प्रांत के फुजो शहर, एक शहर था फुजो, उसमें होना था, बट ये अब स्थगित कर दिया गया कोविड-19 के कारण। ये फुजो एक शहर है जो कि फुजियाना प्रांत में है चीन के, तो इसमें आयोजित होने थे, लेकिन स्थगित कर दिया गया। स्थगित करने के कारण ये रहा क्योंकि कोरोना वायरस से प्रभावित ना हो सके, इसलिए किया गया। अच्छा, यूनेस्को की बात मैं करता हूँ, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, द यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है यूनेस्को का। यूनेस्को की अगर स्टैब्लिशमेंट की बात करें तो 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ? तो पेरिस के हेडक्वार्टर में ही, इसका हेडक्वार्टर भी पेरिस में है, फ्रांस के पेरिस में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये आपको रखनी याद कि इंडिया की वर्तमान में कितनी साइट्स हैं, ठीक है। इंडिया की टोटल साइट्स की अगर बात करें तो 38, कहीं कहीं पर आपको 39 भी मिल जाएंगी, बट रजिस्टर्ड नहीं है। 38 में सबसे अगर मैं बात करूँ पहली बार कब हुआ, तो 1943 में 4 साइट्स नॉमिनेट हुई। पहली आगरा फोर्ट यानी कि आगरा का किला, सॉरी 1983, आगरे का फोर्ट, अजंता और एलोरा केव्स, और चौथा ताजमहल। तो ये 4 चीज़ें 1983 में ही नॉमिनेट हुई थी पहली बार, 1983 में पहली बार नॉमिनेट हुई थी ये 4 चीज़ें। उसके बाद एटलीस्ट जो लास्ट शहर यानी 2019 में ऐड किया गया, उसे ऐड किया गया जयपुर को। तो आपसे ये भी पूछा सकता है कि जयपुर पिंक शहर जो आपका है, इसको भी हाल ही में यूनेस्को की अंतिम सूचीबद्ध तरीके से किया गया है। तो ये थे आपके 10 प्रश्न। जो भी प्रश्न आपको लगे पूछने योग्य हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। और बने रहें हमारे साथ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।